ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अल्टरनेटिंग करंट हम लोग पढ़ रहे थे, इसके अंदर प्योर आर, प्योर सी, प्योर एल, तीनों सर्किट हो गई थी बच्चों। और आज सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट हम लोग पढ़ेंगे आरएलसी, सीरीज आरएलसी सर्किट। पैरेलल आरएलसी भी होता है, लेकिन इसके लिए आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा या फिजिक्स में हायर एजुकेशन करना पड़ेगा। सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट देखो और भी होता है, जैसे कि आरसी सर्किट भी होता है, आरएल सर्किट भी होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको क्या पढ़ा रहा हूं, आरएलसी। इसी के मदद से हम सब निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या होगा, तो सीरीज आरएलसी सर्किट में, सीरीज आरएलसी सर्किट में आर होगा रेजिस्टेंस, फिर बच्चों इंडक्टेंस, फिर आपका होगा कैपेसिटेंस। देखो यही थोड़ा सा समझना है। और एफ क्योंकि ये फेजर से आता है, तो मैं क्यों फेजर से आता है ये भी आपको बता दूंगा। बच्चों यही डायग्राम है, यहाँ पे E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो आप लोग जानते हैं ये होता है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। बेटा ये R है, ये L है और ये C है। तो इसमें मुझे करंट निकालना है, तो पीछे मैं क्या करता था बेटा, जैसे अभी आप पीछे टेक्निक देखेंगे, तो वह E बराबर वोल्टेज करता था ना, सबके क्रॉस वोल्टेज करता था, तो वही काम मुझको यहाँ भी करना चाहिए। तो बच्चों E बराबर अगर मैं उस तरह से लिखूं, तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू E। इन तीनों के वोल्टेज का सम टोटल के इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए बेटा। यही तो केवीएल कहता है कि तीनों का सम जो फाइनल वाले के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके इक्वल आना चाहिए। लेकिन बच्चों देखो, अगर मैं इसको लिखूंगा और सॉल्व करूंगा, तो वी आर का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। वीएल का फॉर्मूला क्या होता है, कल ही आपने पढ़ा था, एल डी आई बाई डी टी। और वीसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू ई नॉट। ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों अगर ध्यान से देखोगे, तो इसको मैं देखूं तो ये लीनियर इक्वेशन है, जैसे आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं कि नहीं। तो देखो बच्चों, आई बराबर कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। आई बराबर कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। और तो अगर डी आई बाई डी टी है, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू है। ये फंक्शन ऐसे बनेगा बच्चों, डी ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, घबराना मत, बता रहा हूं, इसमें कोई परेशान नहीं होगा, प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कैसे किया, समझ में आना ना बच्चों। करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ करंट का भी डिफरेंशिएशन है, तो करंट का डिफरेंशिएशन है मतलब दो बार डिफरेंशिएशन है क्यू का, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू टी लिख दे। तो मैं बस क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। और आप लोग अभी जब ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन केवल फर्स्ट ऑर्डर का आपको सॉल्व करने आता होगा, और वो भी एक खास कंडीशन में। एक आई एफ फैक्टर आप लोग निकाल के करते हैं ना, वो भी खास फैक्टर में। हमेशा आप नहीं निकाल सकते आप इसको, तो बेटा इसको आप हमेशा निकाल नहीं सकते, मतलब ये इक्वेशन हम अभी के लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते, और इवन हायर लेवल पे भी सॉल्व करने में इसे दिक्कत होती है। तो यानी ये हमारा मेथड ही फेल हो गया, ये मेथड हमारे किसी काम का नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हमने पुराना वाला टेक्निक क्यों नहीं इस्तेमाल किया, जैसे पूछे प्रूफ करते थे कि बेटा पहले बार में आई आर को ई नॉट साइन ओमेगा टी कर दिया, वहां से निकाल दिया। दूसरी बार वीसी वाला था, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी करके निकाल लिया। लेकिन यहाँ वो मेथड क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि बेटा यहाँ मैथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उस मेथड से चलने से। तो लोगों ने बोला अब क्या करें, तो अब हमारे पास तरीका बचता है फेजर का। अब हम ये सारा सोल्यूशन यानी करंट सॉल्व करेंगे, लेकिन किससे सॉल्व करेंगे, फेजर से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये समस्या है, इस समस्या का सॉल्यूशन फेजर है। इसीलिए एसी में बस फेजर इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों बस ध्यान रखो, आगे जो बात ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना है, बस ये समझाने के लिए कि इस मेथड से आप इसको नहीं कर सकते सॉल्व, इस मेथड से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ये आपका अगर जाओगे तो डेड एंड है, ये डेड एंड है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, एक जगह आके आप रुक जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब क्या तरीका बचा, अब ध्यान से समझो इसके बाद बच्चों, अब क्या तरीका हमारे पास बचा, फेजर का बचा। अब फेजर का कैसे निकालें, तो बच्चों देखो, अभी तक जितना भी हमने करंट निकाला, हमें इस बात का अनुभव है कि करंट का जो फंक्शन आएगा कुछ इसी तरह का आएगा, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ इसी तरह का आएगा। अरे अभी तक जो अनुभव हमारा है बेटा, कुछ आई नॉट आता था, साइन आता था, कुछ प्लस माइनस एंगल होता था, तो फाइव प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो इस तरह का फंक्शन आएगा। तो हम मान लेंगे कि लेट द करंट बी दिस, है ना, करंट बी
ये मान लिया हमने करंट, ये निकला नहीं अभी, हमने अपनी तरफ से मान लिया करंट ऐसा ही होगा, अपनी तरफ से मान लिया, डायरेक्ट जो सोल्यूशन है उसमें मान लिया हमने। तो देखो बेटा इसमें हमें क्या क्या अननोन है जो हमने माना है, उसमें अननोन है आई नॉट, और क्या अननोन है, उसमें अननोन है फाई। तो यानी कुछ जुगाड़ करके मुझे ओमेगा तो पता होगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा इसी वाला होगा, तो कुछ जुगाड़ करके हमें आई नॉट और फाई निकालना है, वो जुगाड़ फेजर से आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये तीनों सीरीज में है तो एक बात तो पक्का बोलूंगा, तीनों में सेम करंट जाएगा, यानी तीनों के करंट का फेजर सेम होगा, तीनों के करंट का फेजर सेम होगा। क्यों बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है कि नहीं होता है, तो तीनों के करंट का फेजर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बच्चों तीनों के करंट का फेजर सेम हो जाएगा, तो ऐसा काम करते हैं, पहले करंट का ही फेजर ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी मदद से सबके वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करेंगे। तो बेटा अब फेजर ड्रॉ कर रहा हूं, तो फेजर देखो ड्रॉ कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने मान लिया करंट का फेजर, तो करंट का फेज कितना है अभी देखो, ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा जो एंगल में होता है उसे क्या बोलते हैं, साइन को छोड़ के हम क्या बोलते हैं उसको, फेज। तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फाइव हो गया। तो बच्चों इसी के ऊपर क्या बनेगा, इसी के ऊपर आई नॉट बनेगा, इसके ऊपर क्या बनेगा, आई नॉट, इसके ऊपर क्या बनेगा बच्चों, आई नॉट बनेगा। ठीक है ना, अच्छा ये बता आप लोगों को समझ में आ गया, आई नॉट इसी के ऊपर बनेगा, क्यों बनेगा बच्चों, तो मान लिया हमने, इसी को रेफरेंस मान लिया, और आई नॉट तो यहाँ ओमेगा टी प्लस फाइव है आपकी बार। अब ध्यान से सोचेंगे अपने पुराने नॉलेज का इस्तेमाल करके, कि हमने ये जाना है कि रेजिस्टेंस में जो करंट का फेज होता है और जो वोल्टेज का फेज होता है वो सेम होता है। अभी हमने पीछे नॉलेज से जान लिया प्योर सी के सर्किट से। तो बेटा एक बात हो ना हो, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा ना वो भी साइन का फंक्शन आएगा, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी साइन का फंक्शन आएगा, और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी साइन का फंक्शन आएगा। बेटा जब करंट ही बदल रहा है तो वोल्टेज तो बदलेगा ना साइन के साथ। तो बच्चों इसका कुछ ना कुछ पीक होगा फिर साइन का वोल्टेज होगा, इसका भी कुछ ना कुछ वोल्टेज का पीक होगा फिर साइन का फंक्शन होगा, फिर इसका भी कुछ ना कुछ वोल्टेज का पीक होगा और साइन का फंक्शन होगा। तीनों का वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन तीनों में करंट सेम होगा, क्योंकि सेम करंट तीनों में जा रहा है। तो अब देखो बच्चों वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब वोल्टेज बदल सकता है, करंट सेम होना चाहिए। तो बच्चों लेकिन एक बात तो मैं पक्का हूं कि अगर एसी में जो भी वोल्टेज हो इसका अगर पीक वी आर है तो पीक वी आर यहीं पे ड्रॉ होगा, वी आर जो पीक है, वी आर जो पीक है बेटा वो यहीं पे ड्रॉ होगा, यहीं पे ड्रॉ होगा, पक्का पता है सबको। बेटा वी आर यहीं पे क्यों ड्रॉ होगा पता है ना आपको, जो करंट और वोल्टेज का फेज क्या होता है, सेम होता है, किस में, रेजिस्टर में। तो रेजिस्टर में जिधर करंट होगा उधर ही वोल्टेज होगा, पक्का पता। अब सुनो बच्चों इंडक्टर का ध्यान देते हैं, इंडक्टर का जो इसके क्रॉस जो पीक वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वीएल, इसके क्रॉस जो पीक वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वीएल। तो ये वीएल किधर होगा, तो बच्चों वीएल में देखो करंट क्या करता है, लैग करता है, और वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। उल्टा मतलब ये हुआ, ये वोल्टेज आगे रहता है करंट पीछे रहता है, कितना पीछे रहता है, पाई बाई टू। तो यानी इसका मतलब है कि इस वाला जो भी ये फेजर है इससे वीएल किधर बनेगा, ऊपर के नीचे, ऊपर बनेगा। क्यों बनेगा ऊपर, क्योंकि बेटा वोल्टेज आगे रहता है ना, करंट पीछे रहता है, तो मतलब वोल्टेज आगे रहता है। तो बच्चे जो वीएल का इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका जो पीक होगा वो ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा, तो बच्चों वीएल ड्रॉ होगा ऊपर। समझ में आ रहा है, वीएल किधर ड्रॉ होगा, ऊपर। अब बताओ उसी तरह से, बेटा वीसी में करंट क्या करता है, आगे रहता है, वोल्टेज क्या रहता है, पीछे। तो बेटा वीसी किधर रहेगा, नीचे। बच्चों इसका फेजर बनाने को भी आता है, वीसी किधर रहेगा, नीचे, नीचे रहेगा ना, पक्का ना। तो बच्चों ये हम वेक्टर की तरह इनको ट्रीट करते हैं, फेजर मतलब वेक्टर की तरह ट्रीट करना। तो बताओ वीसी और वीएल एक दूसरे के डायरेक्ट अपोजिट है, अपोजिट है ना। तो अगर वीसी बड़ा बड़ा होगा, अगर दोनों बराबर हुए तो कट जाएंगे, अगर मान लो वीसी बड़ा होगा तो नीचे बचेगा वेक्टर, और वीएल बड़ा होगा तो ऊपर वेक्टर बचेगा। तो बच्चों अभी मैं मान ले रहा हूं वीसी बड़ा है, बाकी अगर ऐसा इसलिए मान रहा हूं पॉजिटिव रिजल्ट है, बाकी वीएल बड़ा होगा तो मैथ अपने आप उसका ध्यान रख लेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप बस ऐसा मान के किसी को भी मान के करोगे आप आंसर सही आएगा, लेकिन अभी हम लोग वीसी को बड़ा मान ले रहे हैं अपनी तरफ से। बेटा अगर वीसी को बड़ा मानूंगा तो अब नया फेजर क्या बनेगा, नीचे फेजर बनेगा क्या, वीसी माइनस वीएल। अरे ऊपर अगर पांच, नीचे पांच था ऊपर तीन था, तो नीचे कितना बचेगा, दो, दो बचेगा ना बच्चों। और इधर जो बचेगा वो क्या होगा, वी आर,
अरे इधर वी आर था, तो वी आर था। अच्छा अब ये दोनों वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है ना बच्चों, तो वेक्टर का, ये दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर को हम लोग जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? ट्राइंगल लॉ लगा के जोड़ लें। तो बच्चों अगर ट्राइंगल लॉ लगा के जोड़ेंगे तो वीसी माइनस वीएल, इसके हेड पर इसका टेल रख दो, या इस वाले वेक्टर को उठा के यहां कर दो, तो वी आर के हेड पर वीसी माइनस वीएल का टेल, फिर इनिशियल टेल टू फाइनल हेड मिला दो, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड मिला दो। तो बच्चों इन तीनों वोल्टेज का सम इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यानी जो रिजल्टेंट आया है वो ई नॉट के इक्वल होगा। जो रिजल्टेंट आया वो किसके इक्वल होगा? ई नॉट के। और बच्चों फेजर में हमेशा पीक ड्रॉ होता है, तो वी आर क्या है? जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा उसका पीक है। वीएल क्या है? जो वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस होगा उसका पीक है। जैसे इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कैसे होगा? वी आर साइन, रजिस्टर के क्रॉस कैसा होगा? वी आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा करके होगा। तो ये जो वी आर है पीक है, यानी बच्चों ई नॉट आएगा इधर, आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चों एक बात तो मैं पक्का जानता हूं कि अगर ई नॉट का फेजर नीचे आया तो ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी, क्योंकि ई नॉट का एंगल कितना है? ओमेगा टी। बेटा इधर सामने एंगल रहता है ना, तो अगर ई नॉट इधर आया है मतलब यहाँ वाला एंगल क्या होगा? ओमेगा टी। अरे फील करो इस बात को, बेटा फेजर में क्या ड्रॉ होता है? एंगल भी तो सामने ड्रॉ होता है। तो अगर ई नॉट इधर आया है तो ई नॉट का एंगल हमें पहले से गिवन है, कितना होता है? ओमेगा टी। तो अगर ई नॉट इधर आया मतलब ओमेगा टी भी इधर होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझो बात को। बेटा फेजर में एंगल तो होता है ना ड्रॉ सीधे। क्या हुआ रोशन बताओ? सोचो मेरे को बताओ, जो दिक्कत है वो बताओ। समवन वांट टू ज्वाइन? लो कहानी खत्म हो गई, अब ज्वाइन करे। ठीक है बेटा, ये ई नॉट का एंगल कितना होता है? ओमेगा टी ना। अरे फील कर लो बात को एकदम ध्यान से, जल्दी में नहीं हूं मैं, कोई जल्दी में नहीं हूं। इसको समझ लोगे पूरा एसी खत्म हो जाएगा तुरंत। यही ट्रायंगल में सब कुछ है, पूरा एसी इस ट्रायंगल में है। ये ट्रायंगल जिसको समझ में आ गया उसको कुछ नहीं है। सच बोल रहा हूँ, इस ट्रायंगल में मैं प्रूफ भी कर दूंगा तुम्हें। अभी तक जितना पढ़ा है सब इस ट्रायंगल से हो जाएगा। इस ट्रायंगल में सब कुछ है। सब वोल्टेज का जो रिजल्टेंट ई नॉट आया ना बेटा, तो ई नॉट जिधर आता है उधर फेज ई नॉट का क्या है? ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी होगा। तो बताओ यहाँ वाला फेज कितना था? ओमेगा टी प्लस, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? फाइव। फील करके देखो, क्यों? अगर ये ओमेगा टी है, ऊपर ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये वाला एंगल फाइव होगा कि नहीं होगा? अरे लॉजिक लॉजिक पूरा एकदम लॉजिक समझो एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं। लॉजिक क्लियर है ना एकदम लॉजिक? तो बच्चों ये जो ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बना, ये जो ऐसे करके वी आर बना, इस ट्रायंगल को कहते हैं बच्चों वोल्टेज ट्रायंगल। ये वाला जो ट्रायंगल बना यहीं पे देख लो, ये जो ट्रायंगल बना बच्चों, ये वाला जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बना ना, वी आर वी सी माइनस वी एल और ई नॉट, ये क्या हुआ बोलो? ये जो ट्रायंगल बना इसे हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज ट्रायंगल। तो बताओ वोल्टेज ट्रायंगल क्लियर है कि नहीं? वोल्टेज ट्रायंगल सबको याद होना चाहिए। बताओ कार्तिक, वोल्टेज ट्रायंगल में नीचे क्या होता है? वीसी माइनस वीएल, वी आर होता है, वीसी माइनस वीएल होता है, और ई नॉट होता है। समझ में आया कि नहीं? वी आर वीसी माइनस वीएल और ई नॉट, और जो एंगल होता है बीच में क्या होता है? फाइव। बस इतना समझ लो, इतना ही समझना है। और कैसे ये फेजर बना वो मैंने आपको ऊपर कहानी बता दिया। हाँ हाँ, करंट के पीछे का, करंट के ऊपर होगा। कहाँ? अच्छा पीछे या आगे से मतलब नहीं, बड़ा छोटा से मतलब नहीं, वो तो आर के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तुम बड़ा कर लो, आर की वैल्यू ज्यादा रहेगी वन से तो बड़ा हो जाएगा, आर की वैल्यू वन से कम रहेगी तो छोटा हो जाएगा। वो तो आई नॉट इंटू आर होता है ना। पीक वोल्टेज क्या होता है? आई नॉट इंटू आर, जो करंट है इंटू आर। तो वो तो ऐसे तुम बनाया मैंने, बाकी बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। इसमें डाउट मत रखो कि वी आर छोटा क्यों बना बड़ा क्यों बना। बड़ा भी बन सकता है छोटा भी बन सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस कम रहेगा तो छोटा बनेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये फाई कैसे आया? तो सुनो, तुमने फेजर करंट का इधर माना था कि नहीं माना था? मान लिया था।
तो पूरा जब वोल्टेज को सॉल्व करके एक रिजल्टेंट वोल्टेज निकाले कि नहीं, किसका, तीनों का, तीनों का रिजल्टेंट वोल्टेज निकाले। तो रिजल्टेंट वोल्टेज जैसे नीचे आया, तो हमें पहले से पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, इसके बराबर होगा। आपने एक रिजल्टेंट निकाला और हमें पहले से पता है कि रिजल्टेंट इसी के बराबर होगा, नहीं तो फिजिक्स का लॉ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो रिजल्टेंट आपका निकला उसको ई नॉट कह दिया। और तो बेटा ई नॉट का फेज क्या है, ओमेगा टी, तो यहाँ फेज क्या होगा, ओमेगा टी। और ऊपर आपने फेज कितना माना था, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, फाइव होगा। जैसे बेटा यहाँ फेज अपने ओमेगा टी प्लस फाइव माना है, तो ये फेज कितना होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये फेज कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू। तो आगे जाने पे प्लस होता है ना फेज, तो यहां से कितना आगे जाओगे कि ये ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, फाइव आगे जाओगे तो फाइव आगे गए ना, तो फाइव आगे गए तो ये एंगल कितना होगा, फाइव होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आराम से समझ लो। बस बच्चों ये ट्रायंगल ही सब कुछ है, पूरा एसी ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल। अब देखो सारा कमाल इसी का है, वोल्टेज ट्रायंगल का है। वोल्टेज ट्रायंगल मैं अलग से बना के बता दे रहा हूँ। वोल्टेज ट्रायंगल में वी आर होता है बच्चों, वी आर के बाद उसके हेड पे वी सी माइनस वी एल होता है बच्चों, और फिर उसके बाद इधर रिजल्टेंट जो होता है ई नॉट होता है बच्चों, और ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, फाइव। ये वाला एंगल क्या होता है बच्चों, फाइव होता है। ये वाला एंगल फाइव होता है। अब देखो बच्चों ये सब क्या है, पीक, क्योंकि फेजर में क्या ड्रा होता है, पीक। तो बच्चों पीक का फॉर्मूला, वी आर का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, आई नॉट इंटू आर के इक्वल। अगर करंट आपका आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी था, ओमेगा टी प्लस फाइव था, तो बेटा वी आर किसके इक्वल होगा, आई नॉट इंटू आर के इक्वल। बेटा वी सी किसके इक्वल होगा, वी सी इक्वल होगा आई नॉट इंटू एक्स सी के। बेटा माइक म्यूट कर लो, सत्यम माइक म्यूट कर लो, सत्यम माइक एक सेकंड सर, गलती से खुल गया। वीसी कितना होगा, आई नॉट इंटू एक्सी के। बेटा वीएल कितना होगा, आई नॉट इंटू एक्सएल के। बेटा बात समझ में आ रहा है ना, ये सब पीक, फेजर में क्या ड्रॉ होता है, पीक ड्रॉ होता है, पीक ड्रॉ होता है। फेजर में क्या होता है, पीक ड्रॉ होता है, समझ में आया ना। अब देखो बच्चों, अभी हमको हमारा लक्ष्य क्या था, एम क्या था हमारा, हमारा एम था क्या क्या निकालना, हमारा एम था फाई निकालना और आई निकालना। भूलो मत एम को, अपने लक्ष्य को मत भूलो। आई नॉट और फाई निकालना था ना हमें, आई नॉट और फाई तो निकला कहाँ, अभी तो ट्रायंगल वेंगल बनाते ही रह गए हम। तो अब कैसे निकाले, तो देखो बच्चों यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ कि नहीं, ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। बेटा ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, इस वाले के ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा। बोलेगा कि आरसी, बोलेगा कि तीनों सर्किट है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इतना है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज इतना है, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज इतना है, तो बताओ टोटल पीक ईएमएफ कितना होगा, इतना होगा। इस पर डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, जैसे ऐसा नहीं कि सीरीज है तो टोटल वोल्टेज होगा वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल, धोखा हो जाएगा। सीरीज है तो ऐसा डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं कर सकते इसी में, वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल, इसी फॉर्मूले से ही आपको ऐड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है ऐड करने का, सीबीएसई क्वेश्चन भी पूछेगा। कई बार ऐसा होगा ना कि इन तीनों का जो सम होगा, जैसे मान लो कि टोटल वोल्टेज है 220 वोल्ट, और इन तीनों का जब सम किया जाएगा ना तो वो निकल जाएगा 300 वोल्ट। तो बोलेगा कि सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि टोटल वोल्टेज तो 200 वोल्ट था, तो इन तीनों का सम 300 कैसे हो गया, और ऐसा कैसे संभव है, तो आप बताओगे इट इज पॉसिबल ड्यू टू दिस रिलेशन। डायरेक्ट सम ना होके ऐसे सम होता है, इसलिए आपका जैसे आपको पता ना 300 और 400 इक्वल टू कितना होता है, 500। लेकिन ऐसे 300 400 और 500 होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अगर एक 300 है एक 400 है तो उसका हाइपोटेनस कितना आएगा, 500। अरे 300 400 3 4 5 बनता है ना ट्रायंगल, तो 300 और 400 का कितना आएगा, 500। लेकिन 300 और 400 को ऐड करो कितना आएगा, 700। तो सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा कि ऐड करने पे तो 700 आ रहा है, लेकिन रिजल्टेंट वोल्टेज तो 500 है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आप बताओगे कि ये वाले रिलेशन से पॉसिबल है, यही इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये बेटा ये पहला रिलेशन वोल्टेज ट्रायंगल से क्लियर। ये एलसीआर सर्किट अभी पढ़ रहा है, ठीक है ना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो दूसरा, ये ट्रायंगल बना लो बस, ये वाला।
अभी जल्दी देखो इधर ध्यान से। अब बच्चों ई नॉट को मैं क्या ई नॉट को लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। ई नॉट स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो। अब मेरा एम क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बॉक्स बना दिया पहले ही। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा वो अलग बात है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें आगे बढ़ के आई नॉट निकालना है बच्चों। तो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर, आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर। देखो बच्चों प्लस इसको क्या लिख सकते हो, आई नॉट इंटू एक्सी माइनस माइनस, हाँ 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 हाँ, आई नॉट का भी स्क्वायर होगा, आई नॉट इंटू एक्सी माइनस आई नॉट इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें से भी आई नॉट कॉमन हो जाएगा, आई नॉट कॉमन हो जाएगा तो यहां से क्या लिख सकते हो, ई नॉट स्क्वायर माइनस ये ई नॉट स्क्वायर पूरा बाहर लो, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अरे उसमें से भी आई नॉट निकलेगा तो स्क्वायर होगा ना, बाहर आ गया, बाहर आ गया बच्चों ना। तो अब ध्यान से देखो, ई नॉट, अब आई नॉट आपको निकालना है, तो आई नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ, तो आई नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। बच्चों तो आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। बताओ आई नॉट आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि ई नॉट तुम्हें पता है, आर तुम्हें पता है, एक्सी पता है, क्योंकि सी पता है तो ओमेगा सी से एक्सी निकल जाएगा, ओमेगा एल से एक्सएल निकल जाएगा, तो ये पता है, ये आपको पता है बच्चों। इसी को देखो ये उसी की तरह है ना, जैसे पहले वाले केस में क्या आया था ई नॉट बाई आर, दूसरे वाले केस में क्या आया था ई नॉट बाई एक्सी, तीसरे वाले में क्या आया था ई नॉट बाई एक्सएल। तो यहां भी कुछ आया तो इसको हम कह देते हैं ई नॉट बाई जेड। क्या बोल देते हैं इसको, ई नॉट बाई जेड। और जेड का नाम क्या रख देते हैं बच्चों, इम्पीडेंस। जेड का नाम क्या रख देते हैं, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। अगेन डेफिनेशन वही है और इसका यूनिट भी वही है, ओमेगा। इम्पीडेंस का भी यूनिट ओमेगा, ओम, रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम, कैपेसिटेंस रिएक्टिव कैपेसिटेंस का भी यूनिट ओम, इंडक्टिव कैपेसिटेंस का भी यूनिट ओम, इम्पीडेंस का भी यूनिट ओम। और इसका डेफिनेशन पूछे क्या बताओगे, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आर एल एंड सी इन द पाथ ऑफ एसी करंट। समझे ही नहीं, अरे डेफिनेशन बनाना है यहां, बनाना है। एक्सी का मतलब क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस या ऑब्स्टिकल ऑफर्ड बाय द, अगर एक्सी है तो कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ एसी करंट, अगर इंडक्टर है तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द पाथ ऑफ एसी करंट, अगर एक्सेल आपको बताना है। जेड बताना है तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे करोगे। हाँ रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ एसी करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, इसको कंपेयर कर करके ऐसे आपको देखना है। बताओ एकदम स्लो चलो, लेकिन बच्चों बताए सब कुछ यही है जो अभी देख रहा हो ना, एक ट्रायंगल में पूरा एसी का राज छुपा हुआ है। उस ट्रायंगल का नाम क्या है, वोल्टेज ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कभी मत भूलना, ये सब भूल भी जाओगे तो तुरंत निकल जाएगा। बस वो ट्रायंगल मत भूलना। ट्रायंगल में क्या करना है, वी आर को आई नॉट इंटू आर लिख देना, तुम्हारा ये सामने रिलेशन खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ई नॉट बाई, तो ये ई नॉट बाई जेड हो गया। बट तो जेड की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का, ये जेड की वैल्यू होगी। यहां तक देख लो, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दो, किसी को कोई भी दिक्कत हो कहीं भी देख लो तो परेशानी समझ लो। एसी सब कुछ इस पेज में है, पूरा इस पेज में पूरा एसी है, पूरा चैप्टर है इस पेज में। और इस पेज से ऐसा कोई न्यूमेरिकल ना हो जो एसी का ना हो जाए, इसी पेज से अगर एक पेज पढ़ा दिया जाए तो इस पेज से सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। जैसे अगर प्योर आर सर्किट हो, तो मैं एग्जांपल बताता हूं, प्योर आर सर्किट हो, ये पूरा हटा दो, ई नॉट बाई आर आ जाएगा कि नहीं, आई नॉट की वैल्यू। प्योर आर सर्किट हो तो एक्सी माइनस एक्सएल हटा दो, जीरो कर दो इन दोनों को, तो ई नॉट बाई आर आ जाएगा पीक। वहां पीक आता था कि नहीं, ई नॉट बाई आर। अगर मान लो प्योर सी सर्किट हो, आर को जीरो कर दो, एल को जीरो कर दो,
ई नॉट बाई एक्सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो प्योर प्योर एल सर्किट हो, एक्सी को जीरो कर दो, आर को, ई नॉट बाई एक्सएल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक ही से सब खत्म, सब खत्म, एक ही से कुछ भी नहीं, मतलब एक से सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर तुम्हारा आरसी हो, आरसी हो तब क्या होगा? आरसी होगा तो एक्सएल जीरो कर देना, ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। एक्सएल हो तो क्या होगा? एक्सी खत्म कर देना, ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। कुछ भी हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? एक पेज याद रखो, एक पेज देख के जाओ, जो चाहे वो बना लो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये फाइनल याद रख, ये आई नॉट निकल गया, आई नॉट निकल गया ना बच्चों। आई नॉट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई नॉट बाई जेड। जेड क्या होता है? इंपिडेंस। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। क्या हुआ? याद रहेगा ना? इंपिडेंस। बच्चों याद रखो, ये सब छोटी छोटी बात बताता हूँ, सारा न्यूमेरिकल, कुछ नहीं रखा है इसी के। बताओ, आई नॉट निकल गया, अब फाई की बारी है। तो फाई बताओ कैसे निकाल सकते हो? उसमें देख लो फॉर्मूला, यार क्या बताऊं मैं। ट्रायंगल से तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो आती होगी सबको बेसिक, ट्रायंगल में ही सबको। tan फाई क्या होगा बताओ? वीसी माइनस वीएल अपॉन वी आर, उसी ट्रायंगल से देख लो। अब फाई निकालने की बारी है, तो अगले पेज पे कर ले रहा हूं। बस ये ट्रायंगल देख लो एक बार, मैं अगले पेज पे ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा। tan फाई इज इक्वल टू वीसी माइनस वीएल अपॉन आर। तो देखो बच्चों, यहां से tan फाई की वैल्यू कितनी आएगी? tan फाई की वैल्यू आएगी वीसी माइनस वीएल अपॉन आर। तो बच्चों सॉरी वी आर। तो बच्चों वीसी को क्या लिख सकते हो? आई नॉट इंटू एक्सी। वीएल को क्या लिख सकते हो? आई नॉट इंटू एक्सएल। और वीआर को क्या लिख सकते हो? आई नॉट इंटू आर। आई नॉट इंटू आर, तो सब कट जाएगा, आई नॉट क्या बचेगा? एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। ये भी फॉर्मूला है, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। ठीक है ना? तो देखो पीक तो मैंने बता दिया कि किसी के केस का पीक इससे हो जाएगा। फेज भी चेक कर लो, फेज चेक कर लो। अगर प्योर आर सर्किट है तो फेज कितना आता है? जीरो। प्योर आर सर्किट है तो फेज कितना आता है बच्चों? जीरो। चेक करो, एक्सी और एक्सएल की वैल्यू जीरो डाल दो, तो tan फाई जीरो आएगा, तो फाई कितना आएगा? जीरो। तुम्हें चेक करना है, अगर प्योर एक्सी रहता था तो फेज कितना आता था? पाई बाई टू। तो देखो बेटा, एक्सएल जीरो और आर जीरो, तो एक्सी अपॉन जीरो होगा कि नहीं होगा? तो एक्सी अपॉन जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो tan पाई बाई टू, tan पाई बाई टू की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो देखो फाई की वैल्यू पाई बाई टू होती है कि नहीं होती? होती है ना? अगर तुम्हें देखो प्योर एल नेक देखना है, प्योर एल, तो प्योर एल देखोगे तो एक्सी जीरो हो जाएगा, ऊपर माइनस एक्सएल बचेगा और आर जीरो हो जाएगा, तो माइनस एक्सएल अपॉन जीरो, माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी मतलब माइनस पाई बाई टू। सब आंसर एक फॉर्मूले से, सारा पूरा एसी एक फॉर्मूले से। कोई अगर एसी पढ़ना चाहे तो उसको एक फॉर्मूला बता के खत्म, बहुत जल्दी में हो। एक पेज बनाओ, वोल्टेज ट्रायंगल बनाओ, समझाओ, खत्म, एसी खत्म। बस उसको तरीका समझा दो, कब आए तो तुम्हें क्या करना है, मत पढ़ो पीछे का एसी। एक पेज बस, जिसमें केवल वोल्टेज ट्रायंगल बनाओ। पूरा एसी केवल वोल्टेज ट्रायंगल है, कुछ नहीं है। बस कोई बच्चा वोल्टेज ट्रायंगल याद रखे, बस उससे सब कुछ निकल जाएगा। अरे उससे ई नॉट निकालना है, आई नॉट निकालना है, ठीक है निकाल देंगे, पाइथागोरस लगा लो। बस ये याद रखो कि वी आर को आई नॉट इंटू आर लिखना है, सॉल्व कर लो। देखो आई आ गया, आई नॉट बराबर ई नॉट बाई जेड। किसी को फाई निकालना है, tan फाई लगा दो, आ गया। तो सब परेशानी में, ठीक है? किसी कोई परेशानी दिक्कत यहां तक बच्चों नहीं? देखो इसी को एक और बात देखो बच्चों, जैसे वी आर को आपने क्या लिखा था? एक ट्रायंगल और बनता है ऐसे, वी आर है फिर ऐसे बना था, तो वी आर को क्या लिख सकते हो? आई नॉट इंटू आर। और वीसी माइनस वीएल को क्या लिख सकते हो? आई नॉट इंटू एक्सी माइनस एक्सएल। और ई नॉट को क्या लिख सकते हो? आई नॉट इंटू जेड। अभी लिखा था ना, आई नॉट बराबर कितना हुआ था? ई नॉट बाई जेड। तो ई नॉट को लिख सकता हूं ना, आई नॉट इंटू जेड, लिख सकता हूं कि नहीं? तो देखो अब इसी में बस अगर आई नॉट कैंसिल कर दो वोल्टेज ट्रायंगल से, तो यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा।
अरे सेम वही ट्रायंगल है, बस आई नॉट हटा दिया हर जगह से, सेम बन गया। इस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? बस इम्पीडेंस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? इम्पीडेंस ट्रायंगल। यहां से भी देख लो tan फाइव एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? tan फाइव कितना है? एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, वो लिखा ही हुआ है। यहां से बच्चों एक और चीज बस याद रखो, cos फाइव। cos फाइव कितना होगा? इसका यूज हमें आगे पड़ेगा। cos फाइव देख को सोच के बताओ, ट्रायंगल से cos फाइव कितना होगा? हाँ, cos फाइव बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो बेस क्या है यहाँ पे? आर। बेस क्या है? आर। और हाइपोटेनस क्या है? जेड। तो आर बाई जेड cos फाइव होता है। एक और याद रखो बस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। इसको आगे पावर निकालने में हमें इसका इस्तेमाल होता है बच्चों, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। ये क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। किसी कोई दिक्कत परेशानी? देखो मैं एक बार बताता हूं तुम्हें, एसी महा स्कोरिंग होता है, महा स्कोरिंग। मतलब विश्वास कोई नहीं करता है इस बात को, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, एसी जैसा आसान टॉपिक कुछ नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो बस, जिस बच्चे को वोल्टेज ट्रायंगल का विश्वास है और जो समझे, इस कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है, उसी में जीरो करते जाना है जरूरत अनुसार। एक फॉर्मूला है, उसमें जो तुम्हें जरूरत लगे उसके हिसाब से जीरो करते जाओ, चीजों खत्म कर दो। दो ही फॉर्मूला है, एक बस आई नॉट का जो बताया था, ई नॉट अपॉन वो करके, और बाकी फाई का होता है। तो करंट तो बना ही लोगे फिर, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो फाई आया रख दो। दो फॉर्मूले में पूरा एसी खत्म, कुछ नहीं है एसी के अंदर। ठीक है ना? समझ आ रहा है सबको? क्लियर यहां तक? अब सुनो बच्चों, इसमें ग्राफ बनाते हैं हम लोग जेड, जैसे किसका? एक्सी और ओमेगा ग्राफ बनवाया कि नहीं बनवाया? एक्सी और ओमेगा ग्राफ बनवाया था, ऐसे उल्टा वाला। एक्सेल और ओमेगा ग्राफ बनवाया था, सीधा वाला, पता बनवाया था ना। अब उसी तरह से हम लोग जेड और ओमेगा का भी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना? तो उससे पहले बच्चों एक कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। या रेजोनेंस, एक बात याद रखो, हेडिंग डालो रेजोनेंस। रेजोनेंस, तो बच्चों इट इज द कंडीशन इन द, इट इज द कंडीशन इन द सीरीज एलसीआर सर्किट। इट इज द कंडीशन इन सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज LCR circuit. It is a condition in series LCR circuit when current or power is maximum. When current or power is maximum. बच्चों जब करंट और पावर क्या हो? मैक्सिमम। करंट कहिए या पावर क्या हो? मैक्सिमम। वैसे बच्चों एलसीआर सर्किट में करंट और पावर जब मैक्सिमम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। वो कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस की होती है, जब करंट या पावर क्या हो? मैक्सिमम। बच्चों सुनो ध्यान से, करंट की बात करता हूं, तो करंट क्या है? देखो करंट किसके इक्वल होता है? करंट, करंट किसके इक्वल होगा? करंट इक्वल होता है बच्चों ई नॉट बाई जेड के, ये तो आपको पता है। और जेड की वैल्यू अभी आपने लिखी तो बेटा किसके इक्वल आते हैं? ई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब जेड की वैल्यू मिनिमम होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बच्चों जेड मिनिमम कब होगा? जेड मिनिमम कब होगा? जेड मिनिमम तब होगा जब एक्सी इज इक्वल्स टू एक्सएल हो जाए। मतलब ये दोनों इक्वल होगा तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो करंट आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम। और जेड मिनिमम किसके इक्वल होगा? जेड मिनिमम किसके इक्वल होगा बताओ? आर के। अरे जब एक्स इक्वल टू एक्सएल होगा तो जेड मिनिमम किसके इक्वल होगा? आर के। तो जेड मिनिमम कब होगा? जब आपका करंट क्या हो? जब जब आपका एक्सी किसके इक्वल हो? आर पे, एक्सी एक्सएल के इक्वल हो, सॉरी। अरे समझ में आ रहा है ना बेटा? एक्सी एक्सएल के इक्वल हो। भावना भाई कि तुम भी गधा समझ नहीं रहे हो, बोलते जा रहे हो। एक्सी जब एक्सएल के इक्वल हो तब जेड क्या होगा? मिनिमम। समझ में आ रहा है? तो बेटा अगर रेजोनेंस की कंडीशन पूछे आपसे, बोलेगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो आप लिखेंगे एक्सी शुड बी इक्वल टू एक्सएल। तो बताओ वीसी विल बी इक्वल टू वीएल। अरे होगा, क्यों नहीं बेटा? वीसी वीसी इक्वल टू वीएल होगा कि नहीं होगा? होगा। आई नॉट इन टू, देख लो, अरे फेजर में याद रखो, वीसी वीएल के इक्वल हो जाएगा ना।
VC आई नॉट इंटू एक्सी होता है, VL आई नॉट इंटू एक्सएल होता है, तो VC इक्वल टू VL हो जाएगा। तो बेटा वो रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी। तो बच्चों किस फ्रीक्वेंसी पे ये होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने जिस पे ये होगा, तो बच्चों एस एक्सी को क्या लिख सकते हो, 1/ओमेगा नॉट C। ओमेगा नॉट लिखना हो रेजोनेंस के लिए। एक्सएल को क्या लिख सकते हो, ओमेगा नॉट L। बच्चों हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी, जैसे ये जो AC है उसकी फ्रीक्वेंसी बदलते जाओ, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जिसपे एक्सी और एक्सएल क्या हो जाएंगे, बराबर। उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो बेटा अब यहां से देखो, ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा नॉट उधर भेज दो, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/LC। तो बेटा ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, 1/√LC। ठीक है ना, ये एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर। लेकिन बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो बताओ ओमेगा नॉट किसके इक्वल होता है, 2πf के। तो एफ नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एफ नॉट इक्वल हो जाएगा 1/2π√LC। 2π√LC। ये क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, मतलब एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। समझ आया बच्चों। तो एक एलसीआर सर्किट में जब रेजोनेंस होगा तो करंट का फंक्शन क्या होगा, ये हमें देखना है। बच्चों अगर एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होता है तो करंट का फंक्शन क्या बनेगा, ये आपको देखना है। बेटा करंट का फंक्शन वैसे होता क्या है, तो वैसे होता है आई बराबर E0/Z इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है नॉर्मली। नॉर्मली फंक्शन ये होता है, E0/Z साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, यही होता है ना बच्चों। अभी तो आप निकाले तो जेड होता है। और तो बच्चों यहाँ जब रेजोनेंस होता है तो जेड इक्वल टू किसके हो जाएगा, देखो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो जेड इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर। तो यानी ये करंट कितना हो जाएगा, E0/R। और साइन ओमेगा टी, बच्चों फाइव भी निकालना है कि नहीं, तो फाइव क्या होता है, XC माइनस XL/R। तो बेटा XC इक्वल टू जब XL हो जाएगा तो फाइव कितना आएगा, 0। तो बेटा यहां साइन ओमेगा टी बस। अब एक बात देखो यहां कितनी कमाल की है, कि इंडक्टर और कैपेसिटर रहते हुए भी ये सर्किट प्योर रेजिस्टर जैसे बिहेव कर रही है। अरे ऐसा करंट प्योर रेजिस्टेंस पे देखने को मिलता था कि नहीं मिलता था। तो अगर बोले कि एलसी, देखो हिंट क्वेश्चन में हिंट क्या देगा, कि रेजोनेंस है, रेजोनेंस के लिए हिंट देगा कि मैक्सिमम करंट हो रहा है सर्किट में, ये पहला हिंट। दूसरा हिंट देगा मैक्सिमम पावर हो रहा है सर्किट में, दूसरा हिंट। तीसरा हिंट क्या देगा, कि करंट और वोल्टेज, एलसीआर सर्किट है लेकिन उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। तो तीसरा मतलब एलसीआर होते हुए या तो फेज में नहीं होंगे बेटा, हमेशा फेज में नहीं होंगे क्योंकि tan फाइव से निकलेगा। लेकिन एलसीआर होते हुए भी अगर दोनों सेम फेज में है, इसका मतलब क्या कंडीशन होगी, रेजोनेंस की। तीन बात याद रखोगे ना। अगर तीन बात क्या बताया, रेजोनेंस कैसे पहचानेंगे, मैक्सिमम करंट लिखा हो, मैक्सिमम पावर लिखा हो, या बोले कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, तो भी हम क्या समझेंगे कि रेजोनेंस है। बच्चों यहां पे फाइव कितना आता है, 0। तो ये भी कह सकता है कि पावर फैक्टर 1 हो, तो cos 0 डालोगे तो पावर फैक्टर होता है ना cos 5, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो जैसे बोले कि पावर फैक्टर 1 हो तो भी क्या होगा, रेजोनेंस। तो बात याद रखोगे ना, क्या क्या, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पावर, सेम फेज, या पावर फैक्टर 1, तो भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। बाकी एक्स इक्वल टू एक्सएल तो पता ही है, एक्स इक्वल टू एक्सएल तो पता ही है बस बच्चों। बहुत ही, अब इसका एक ग्राफ देख लो बस, ग्राफ बताने के बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराएंगे, बस इसका थियरी वाला पोर्शन ओवर हो जाएगा। एक रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। डन, चार कंडीशन है, पहचानना सीखना ना, रेजोनेंस पहचानने सीखना है, चार कंडीशन, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पावर, सेम फेज, या पावर फैक्टर 1, या cos फाइव 1। अब सुनो बच्चों, इसमें ग्राफ हम प्लॉट करेंगे जेड वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, इंपिडेंस वर्सेस ओमेगा का ग्राफ। तो बच्चों इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हें याद हो जाए।
आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। बेटा ये इम्पिडेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। अरे ये ग्राफ सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बच्चों, डायरेक्ट याद रखना है क्वेश्चन, ये सब डायरेक्ट है, मतलब ये सब फ्री के मार्क्स हैं एकदम। जेड और ओमेगा इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो बच्चों सोचो ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो जेड की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा ओमेगा की वैल्यू अगर 0 होगी तो एक्सी की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, होती है कि नहीं होती है। तो अगर एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है और ओमेगा क्या हो गया 0, तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 0 मतलब क्या होता है इनफाइनाइट, यानी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। अच्छा तो 0 होने पे जेड क्या हो गया इनफाइनाइट। और अगर ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तब क्या होगा, इनफाइनाइट होगा तो एक्सी तो 0 हो जाएगा लेकिन एक्सएल इनफाइनाइट, क्योंकि ओमेगा भी इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक्सएल क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यानी 0 पर भी जेड, ओमेगा इक्वल टू 0 पर भी जेड क्या होगा इनफाइनाइट, और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी जेड क्या होगा इनफाइनाइट। तो बच्चों इसका ग्राफ एकदम साफ साफ बता रहा है कि मैं दोनों तरफ इन्फिनिटी पे जाऊंगा, बीच में नीचे रहूंगा। मतलब ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी इन्फिनिटी जाऊंगा, ओमेगा 0 होगा तो भी इन्फिनिटी जाऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ओमेगा अगर बहुत ज्यादा बना तो भी इनफाइनाइट, ओमेगा अगर बहुत ज्यादा कम बना 0 बना तो भी इनफाइनाइट। बस ये मिनिमम कब होगा, तो जेड की वैल्यू मिनिमम कब होती है रेजोनेंस पर। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। और इस समय जेड की वैल्यू किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है बच्चों, आर के। अरे तभी तो जब जेड मिनिमम होता है तभी तो करंट मैक्सिमम होता है, तभी तो रेजोनेंस कहलाता है। बच्चों करंट का फंक्शन अगर ड्रॉ करना है आई नॉट और जेड का, आई नॉट और जेड का, तो बच्चों आई नॉट किसके इक्वल होता है, आई नॉट किसके इक्वल होता है ई नॉट अपॉन जेड के। तो बताओ जब जेड मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होगा मिनिमम, और जब जेड मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा मैक्सिमम। तो देखो बच्चों इसमें करंट का फंक्शन ऐसे बनता है, समझाएंगे नहीं यार। और ये वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा यहाँ पे रेजोनेंस। तो बेटा रेजोनेंस में बताया था ना करंट मैक्सिमम होता है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा। अच्छा बच्चों ये पीक किसके इक्वल होगा, पीक किसके इक्वल होगा ई नॉट बाई जेड के, तो रेजोनेंस पे जेड किसके इक्वल हो जाता है आर के, आर के इक्वल हो जाएगा ना। तो ये यहाँ पे याद रखना ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी ई नॉट अपॉन आर के। दो ग्राफ दे के पूछेगा, दो ग्राफ दे के पूछेगा, दो एक जैसे ग्राफ बना देगा, ऐसे कहेगा एक ग्राफ ऐसे है एक ग्राफ ऐसे है, बोलेगा ऊपर वाला 1 है नीचे वाला 2 है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसका पीक ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अरे ई नॉट बाई आर होता है ना पीक, जिसका पीक ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा पीवाई क्यूज में, तुम देखना। डन बच्चों, जिसको इतना आ गया ना, और जिसको इतना जिसने समझ लिया उसको एसी आ गया पूरा। अब इसी का न्यूमेरिकल देखो धमाका, अब दिखाता हूं न्यूमेरिकल। कि एक टॉपिक पावर भी पढ़ा लूं पहले, एक पावर है पावर भी पढ़ लो। आ जाओ जल्दी आ जाओ बच्चों, अभी तक देख लो एक बार, बस अभी तक एक बार रिवाइज कर लो, जो पढ़ाया उसको कूल कर लो। निधि देख लो, तुम्हारा जो छूटा हो फटाफट देख लो, उसे देख लो, मनन दिखा दो उसको, ठीक है। हाँ हाँ बताओ। हाँ वही वही करंट वाला है ना, ये अलग अलग बैंडविड्थ का ग्राफ बनाया था, रेडियो का एग्जांपल बताया था मैंने। ये आर अलग अलग नहीं होगा ना, वो दो डिवाइस का बनाया था ग्राफ, उस समय जो बनाया था। जैसे कुछ डिवाइस होता है ना, मैंने उसमें एग्जांपल दिया था कि जैसे कुछ डिवाइस होता है जिसका जो मैंने चाइनीज और फिलिप्स के रेडियो का एग्जांपल दिया था कि फिलिप्स के रेडियो 93.5 है तो 93.5 पे ही बजेगा, लेकिन अगर चाइनीज रेडियो होगा तो 93 से बजना शुरू हो जाएगा और 94 तक बजेगा। तो उसका विड्थ क्या होता है चौड़ा, बैंड विड्थ बताया था शायद उस समय, है ना। तो उसका विड्थ क्या होगा चौड़ा, और अच्छा रेडियो होगा तो उसका विड्थ क्या होगा कम, मतलब कम फ्रीक्वेंसी में बजेगा।
और वो ज्यादा बजेगा, तो वो तो अलग बात है। अब मतलब बैंडविड्थ तो थोड़ा सा नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, 2 मिनट बच्चों रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते आ जाओ। कार्तिक तुम्हें ऐसी समझ में आया कुछ? जो मेन मेन फॉर्मूला बताया वो याद रखो बेटा, नभी हो जाएगा सारा। देख कुछ क्वेश्चन इतने हल्के आएंगे ना बच्चों, मतलब उसको मत छोड़ देना यार। जो जैसे एक्सी और ओमेगा वाला ग्राफ बताया है, एक्सेल और ओमेगा वाला, जेड और ओमेगा वाला ग्राफ बताया, ये सब क्वेश्चन इतने हल्के हैं बच्चों, इनको मत छोड़ देना, इनको मत छोड़ देना। एसी में बहुत हल्के कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, एक और बात आपको बताया था ना कि जहां पे कुछ न दे रखा हो तो ई और आई को आपको क्या मानना है, आरएमएस मानना है। जहां पे आपको कुछ न दे रखा हो तो ई और आई को आरएमएस मानना है आपको। ठीक है, चलो अब सुनो बच्चों ध्यान से। अब इसमें पावर भी कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है पावर। पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, ठीक है ना, पावर इन एसी सर्किट, पावर का एक फॉर्मूला, ठीक है ना, पावर इन एसी सर्किट। ठीक है बच्चों देखो, तो पावर दो टाइप का है, एक है इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इधर देख लो बस छोटा सा काम है, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो ई इंटू आई कर दो, ई इंटू आई कर दो। बच्चों ई क्या होता है, ई होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई आई क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे कोई भी सर्किट होगा तो ऐसा ही होगा भाई, फाइव की वैल्यू बदलती जाएगी, आई नॉट की वैल्यू बदलती जाएगी, बाकी होगा तो ऐसा ही। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ई नॉट आई नॉट, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है बेटा, अब एक फॉर्मूला होता है साइन सी और साइन डी का, टू साइन सी साइन डी, टू साइन सी साइन डी क्या फॉर्मूला होता है? कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी, बाई टू नहीं आता इसमें, ठीक है ना, इसमें नहीं आता, ये होता है फॉर्मूला टू साइन सी साइन डी का, कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी, ये फॉर्मूला होता है। ये तुम लोग को भूल क्यों जाता है, तुम लोग इसको सही से प्रैक्टिस नहीं करते। हमारे हम लोग के, मेरे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में मेरे को 4 फॉर्मूला पता है बस, उसी से सारे फॉर्मूले बना लेता हूँ, उसी इंस्टेंट पे चार सारे फॉर्मूले बना लेता हूँ जिस समय जरूरत रहती है। अभी जैसे ये फॉर्मूला मुझे बनाना था तो मैं क्या सोच रहा था, मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला था बस, कॉस ए प्लस क्लॉस कॉस बी का, कॉस ए प्लस बी का, उसी से मैंने ये बना लिया अभी तुरंत। कैसे, कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मुझे टू साइन ए साइन बी चाहिए, टू साइन ए साइन बी चाहिए ना, तो बच्चों बी में माइनस लगा दूंगा, तो कॉस ए माइनस बी तो प्लस हो जाएगा बीच में, तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस करूंगा तो उधर इतना सोच नहीं पाओगे लेकिन एक ट्रिक होता है, मतलब हम लोग को तो हैबिट हो गई है ना ऐसा, लेकिन ढंग से ट्रिग्नोमेट्री में केवल 4 फॉर्मूले, मेरा ऐसा मानना है सारे फॉर्मूले उसी के बाई प्रोडक्ट। साइन ए प्लस बी 2 फॉर्मूले है बस, सही से पूछो तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, उसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, केवल साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, सारे फॉर्मूले उसके बाई प्रोडक्ट है। टेन ए प्लस बी उसी का बाई प्रोडक्ट है, डिवाइड मार दो, कुछ नहीं, फॉर्मूला ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से लैग करता है, उसमें फॉर्मूला ही नहीं होता है, वो तो फॉर्मूले को घुमाता है इधर उधर बिना मतलब के, बच्चे टीचर लोग रटवाते हैं। चलो कभी मुहूर्त बनेगा तो देखेंगे। इधर देखो ध्यान से, मैटर इधर फिनिश करो, ज्यादा भाई नहीं लुटते, इधर देखो भाई, खत्म करो इसको, टाइम मत वेस्ट करो। बच्चों इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो ना पहले, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया तो देखो cos c माइनस डी, तो cos c माइनस डी करोगे तो cos फाइव आएगा, ठीक है ना, माइनस लगा के cos c प्लस डी कर लो, तो cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा,
आएगा ना? तो बच्चों ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है। अरे तुम्हें कभी भूल जाए ना, मल्टीप्लाई कर देना, इतना टीचर आधा नंबर ही काटेगा अगर कभी ऐसा हुआ तो। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है। इसके बाद आता है बच्चों एवरेज पावर। एवरेज पावर देखो एकदम शॉर्टकट बताता हूं, एकदम शॉर्टकट, सॉल्व नहीं करूंगा, एकदम शॉर्टकट बताऊंगा। एवरेज पावर तो बच्चों एक टाइम पीरियड में, ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, तो एक टाइम पीरियड में इसका एवरेज क्या आएगा? जीरो। एक टाइम पीरियड में इसका एवरेज क्या आएगा? जीरो। तो ये पूरा खत्म हो गया। ये कांस्टेंट है एक, ये वैल्यू एक, भले cos फाई दिख रहा है, ये फिक्स वैल्यू है फाई की, तो कांस्टेंट का एवरेज वही होता है, कांस्टेंट का एवरेज बदलता ही नहीं है। तो इसका एवरेज जीरो हो गया, इसका एवरेज यही रहा। तो पावर का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या आता है? पी एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाता है ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस, ये पावर का फॉर्मूला है। बस ये एवरेज क्या हो जाता है? दूसरे का जीरो हो जाता है एक साइकिल में, एक साइकिल में दूसरे का एवरेज क्या हो जाता है? जीरो। ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई। ठीक है बच्चों, अब इधर ध्यान दो। अब देखो लिखने का तरीका, बस आपके मति भ्रम को करने के लिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ई नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाई, इसी फॉर्मूले को। बेटा टू को लिख सकता हूँ ना रूट टू। अब तुम जानते हो कि ये क्या लिखूंगा इसको? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। बस ये एक और फॉर्मूला याद रखो, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू, और कॉस फाई तुम्हें पता है ना बच्चों, आर बाई जेड। कॉस फाई क्या होता है? आर बाई जेड। तो बच्चों देखो एक और इसमें छोटी सी बात, वॉटलेस करंट क्या होता है? वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट क्या होगा? वॉटलेस करंट तब होता है जब करंट तो जाए लेकिन पावर क्या हो? जीरो। वॉटलेस करंट, करंट तो जाए लेकिन पावर क्या हो? जीरो। तो बेटा ऐसा तभी होता है जब फाई की वैल्यू क्या हो? पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू। तो कॉस पाई बाई टू जीरो होगा, या कॉस माइनस पाई बाई टू भी क्या होता है? जीरो। तो बताओ कॉस फाई का फॉर्मूला, कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताना? वॉटलेस करंट में इसको जीरो करना है, तो कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है कॉस फाई का फॉर्मूला? आर बाई जेड। तो बच्चों अगर आपको वॉटलेस करंट चाहिए तो कॉस फाई क्या आना चाहिए? जीरो। तो कॉस फाई जीरो कब आएगा? जब आर की वैल्यू क्या हो? जीरो। एक लाइन में बात याद रखो, अगर वॉटलेस करंट होगा तो आर क्या होगा? जीरो। तो ऐसी ऐसी सर्किट खोज लो जिसमें आर नहीं है। प्योर एल में वॉटलेस करंट होगा, प्योर सी में वॉटलेस करंट होगा, और एलसी में वॉटलेस करंट होगा। एलसी में भी होगा क्योंकि एलसी में भी आर नहीं है। जिसमें आर आ गया उसमें वॉटलेस करंट नहीं होगा, जिसमें आर नहीं रहा उसमें वॉटलेस करंट होगा। बात खत्म। ठीक है, अब बच्चों हम लोग केवल पीवाईक्यूज की तरफ अपना रुख करेंगे। अच्छा, ठीक है ना? अब देखो आराम से पीवाईक्यूज करेंगे। अभी तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ट्रांसफार्मर बचा है उसको करा देंगे, बस पीवाईक्यूज कर लेते हैं पहले। ट्रांसफार्मर छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, आपको परेशान भी नहीं करेगा वो तो। चलो बच्चों पहला ग्राफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ग्राफ का है, जल्दी जल्दी इसके सारे क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत छोटे छोटे हैं। कुछ क्वेश्चन के बाद वो कॉमन हो जाएगा, बस बेटा एक मिनट। कुछ क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा, फिर हम नहीं करेंगे बच्चों। चीटिंग मत करो, ग्राफ गधा, अभी देख के बैठे हो सब गधा। मूर्खम है एकदम। कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें अल्टरनेट करंट फ्लो कर रहा है? पी में क्या दिक्कत है? पी में क्या दिक्कत है? उससे क्या मतलब हुआ? बदल तो रहा है, पीरियोडिक तो है।
हो सकता है बुक का आंसर गलत हो, आंसर देख के बैठे हो। अरे ये गलत है क्वेश्चन, बुक का आंसर गलत है। अब बताओ, अब अभी भी डी कह रहे हो। दो आंसर इसमें सही है, बताओ दो आंसर सही है, सच बोल रहा हूं मैं। देख लो, बेपेंदी के लोटा, ऐसी सही है। पागल बना रहा हूं क्योंकि तुम आंसर देख रहे हो ना, तुम्हारा लॉजिक नहीं है ना क्लियर। मैं चाह रहा हूँ लॉजिक से देख के आंसर करो। तुम लॉजिक ने, तुम आंसर देख के आंसर बता रहे हो। बताओ, आंसर देखने ऐसा थोड़ी है, आंसर मत देखो ना, बिना आंसर के आंसर बताओ। लॉजिक बताओ तो मैं बताऊं। अब चलो बताओ, पी क्यों नहीं एसी है, कोई भी बताओ, पी एसी क्यों नहीं है। पी में भी तो साइन का ग्राफ बन रहा है, पी एसी क्यों नहीं है। टी भी है, टी एक ही ग्राफ पे सब प्लॉट किया है, टी भी है उसके अंदर, पी एसी क्यों नहीं है। हाँ, जूम इन करूं। नहीं, जीरो से स्टार्ट होने का मतलब क्यों जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अल्टरनेटिंग तो है ना, क्या दिक्कत है। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रॉपर लॉजिक बताओ क्यों ऐसा है। नहीं, को सही है, वो सही है, वो मतलब सही है, वो भी मतलब सही है, ठीक है, वो मतलब भी सही है। अब सुनो मेरी बात, ये पी जो है वो, पी जो है वो साइन फंक्शन, वो एसी क्यों नहीं है। तो बच्चों, एक एसी का एवरेज एक साइकिल में कितना होना चाहिए, जीरो। तो बेटा वो आधे साइकिल में प्लस बनना चाहिए और आधे में माइनस, लेकिन बच्चों ये दोनों में प्लस ही तो है। अरे माइनस बनने के लिए, जैसे ये प्लस आई है, नीचे क्या है, माइनस आई, तो ये देखो यहाँ प्लस बन रहा है फिर माइनस बन रहा है, प्लस बन रहा है और माइनस बन रहा है, ये साइन तो जा रहा है, लेकिन इधर भी आई की वैल्यू प्लस, 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 तो प्लस प्लस जुड़ के जीरो कैसे होगा। अरे भैया मेरे रुको, समझ गया कि नहीं समझ गया। सुनो इधर ध्यान से, बेटा ये आई की वैल्यू जीरो है, इधर है 1 एम्पियर, इधर है 2 एम्पियर, इधर है 3 एम्पियर, इधर है 4 एम्पियर, इधर मान लो है 5 एम्पियर, और इधर मान लो ये 6 एम्पियर है। तो इसका करंट हमेशा पीक जा रहा है इधर 6 और इधर जा रहा है 5, तो प्लस में ही रहा ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 जा रहा है तो नीचे क्या जा रहा है, -1। अब जीरो होगा ये, वो जीरो नहीं होगा कभी। अरे धोखा मत खा जाना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। सार्थक समझ के, फिजिक्स एक बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला करते हैं बच्चों। करो, मजा आ जाएगा, इसको सॉल्व करो तुम लोग। सार्थक सॉल्व करो, चलो आंसर निकालो। तुक्का मत बता देना, मैं पूछ लूंगा कैसे। बेटा हो जाएगा, सब लोग ट्राई करो, बस आलसी मत बनो, एसी हो जाएगा। आलसी मत बनो, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन करो। फॉर्मूला वार्मूला कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों कुछ नहीं बोल रखा है तो कौन सा करंट है, आरएमएस। आई आर एम एस क्या है, 15। और कुछ नहीं बोल रखा है तो क्या वैल्यू लोगे आई की, आई का फंक्शन क्या लोगे, आई का फंक्शन लोगे आई नॉट साइन ओमेगा। बताओ आई आर एम एस दे रखा है, आई नॉट निकल जाएगा, आई नॉट निकल जाएगा कि नहीं बच्चों, निकल जाएगा आई नॉट। टी दे रखा है 1/600, ओमेगा निकल जाएगा, एफ दे रखा है, अरे 2 पाई एफ। निपटा दो फटाफट, आंसर बता दो फटाफट। क्या ओमेगा नहीं है, वो क्या करो, मनन क्या करो, ओमेगा नहीं है।
आई नॉट 15√2 होगा। तो बच्चों कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं बोला हो तो इसको क्या मानोगे, आई आर एम एस। तो आई आर एम एस है 15, तो बच्चों आई नॉट कितना होगा 15√2, अरे 15 × √2, सॉरी 15 × √2 बच्चों, क्योंकि आई नॉट बाई √2 क्या होता है, आर एम एस। तो 15√2 यहां हो गया, तो देखो आई बराबर कितना हो जाएगा 15√2 साइन ओमेगा कितना है 50। बेटा ये फ्रीक्वेंसी 50 है, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो 50 × 2 पाई करो 100 पाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 पाई। बेटा आपसे टाइम कितना बोला है 1/600, मल्टीप्लाई कर दो, जीरो जीरो कैंसिल, क्या आएगा पाई/6। साइन पाई/6 क्या होता है 1/2। तो बेटा 15√2 इंटू 1/2, मुस्कुराइए, 15/√2। क्या हुआ सोच लो, दिक्कत है बता दो। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखो सीखो सीखो बच्चों सीखो, एसी में कुछ नहीं है, सच बोल रहा हूँ, जितनी बातें बताई उससे अलावा कुछ नहीं है एसी में। बस सोच समझ के उसको जज करो बस। इसमें देखो क्या किया मैंने, देख लिया ना, कुछ न दे रखा हो तो क्या दे रखा है, आरएमएस दे रखा है, आरएमएस दे रखा है बच्चों, ओमेगा दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है समझ, आगे चलो चलते हैं। ये करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा इसको। हाँ हाँ, नीचे बोलो। राज तुमको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या, कि दिख रहा है पूरा? दिख रहा है, दिख रहा है। खुद करो बच्चों, अगर फेज प्लस में हो तो मतलब कौन सा सर्किट होगा, कैपेसिटर होगा उसके अंदर, क्योंकि आरसी में फेज आगे जाएगा। और अगर फेज माइनस में दिखे तो कौन सा होगा, इंडक्टर होगा। तो +π/4 है ना, तो मतलब आरसी सर्किट होगा, या कुछ होगा। अरे सी होगा, मुझे कैसे पता चला, पता है तुम्हें कैसे पता चला, +π/4 है। तो बच्चों tan फाई का फॉर्मूला XC-XL/R होता है ना, तो अगर XL होता तो फाई माइनस में आता, क्योंकि XL होता तो XC 0 होता, तो -XL/R होता, तो फाई माइनस में आता। अगर X इंडक्टर होगा तो फाई माइनस में आएगा, और कैपेसिटर होगा तो फाई प्लस में आएगा। तो देखो दो आंसर तो कट गए, बी और सी तो गए, अब बच गया हमारा ए और बी। हाँ 15√2/2 क्यों, हाँ 15/√2, √2/2 आया, हाँ। क्या बात कर रहे हो, √2/2 1/√2। हाँ हाँ, चलो ठीक है बच्चों, इस पे फोकस करो, ए इस पे फोकस करो, तुम क्या बात कर रहा है गधा कहीं का, क्या बात करता तुम। ए कार्तिक, मैथ क्यों, इधर ध्यान दे, बहुत आसान था बच्चों। मुझे कैसे पता चला कि कैपेसिटर होगा, सुनो ध्यान से, क्योंकि +π/4 है तो पक्का कैपेसिटर। बोल रहे ना कि दो एलिमेंट है, एक आर और एक एक्स, तो एक्स या तो इंडक्टर हो सकता था या तो कैपेसिटर। तो यहां जब प्लस में देखो ना, तो करंट आगे किस में जाता है, कैपेसिटर में। तो हो ना हो ये आरसी सर्किट है, तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गया, बी और सी खत्म हो गया, क्योंकि इसमें तो एल मांगा है। अब ये तो खत्म हो गया, या तो इसमें या तो ये होगा। तो देखो बच्चों, फेज कितना है π/4, इक्वेशन को रीड करना, tan फाई का फॉर्मूला लगा दो, तो tan π/4 इज इक्वल्स टू XC/R। XC-XL/R होता है ना बच्चों, तो अगर कैपेसिटर हो तो इंडक्टर होगा नहीं, एक्सएल 0 हो जाएगा,
एक्सी अपॉन आर। tan 45 कितना होता है 1, तो tan 45 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू एक्सी अपॉन आर। तो बच्चों एक्सी इज इक्वल टू आर। क्या वो करती, घबरा मत भाई, वो फॉर्मूला लगाया है, tan 5 इज टू एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, लगाया है ना। तो बेटा जब मुझे कैपेसिटर पता चल गया तो एक्सएल कितना हो जाएगा 0, तो tan 5 कितना हो जाएगा एक्सी बाई आर। और इस इक्वेशन से मुझे फाई पता है, देखो ये फाई होता है, तो फाई की वैल्यू पाई बाई 4 रख दी, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। बस tan की 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। tan 45 कितना होता है 1, तो एक्सी एक्सी अपॉन एक्स आर इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू आर हो जाएगा। तो बेटा कैपेसिटर होगा या तो ये होता सही या तो ये होता, तो ये वाला सही है क्योंकि इसमें एक्स इक्वल टू आर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा है लेकिन ये आसान ही चीज है इसके अंदर। बच्चों ठीक है, डन आ रहा है समझ में ना, इसी में कुछ नहीं है। अगला देखो, व्हाट इज द इंपिडेंस ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। बच्चों इंपिडेंस क्या होता है बताओ, अरे रुक जाओ, ई नॉट, एक कैपेसिटर है उसका इंपिडेंस क्या होगा, अकेला कैपेसिटर है तो उसका इंपिडेंस क्या होगा एक्सी। अरे तुम खुद निकालो ना, अकेला कैपेसिटर होगा तो आर भी जीरो हो जाएगा और एल भी जीरो हो जाएगा, उसका इंपिडेंस कितना होगा एक्सी के इक्वल, एक्सी के इक्वल। अब बोला कि एसी सर्किट यूजिंग सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एन हर्ट्ज, अगर एन हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन ओमेगा सी होती है बच्चों। ओमेगा को क्या लिखोगे 2 पाई एन, तो 1 अपॉन 2 पाई एन इंटू सी। बच्चों एन बोल दिया है ना फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा क्या होगा 2 पाई एन, तो 2 पाई, ये लिखना था यही, ये लिखना था। कोई दिक्कत हो बता दो। डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस बता दिया था, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ एसी करंट, राइट इट्स एसआई यूनिट ओम। ठीक है चलो ऊपर चलते हैं। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्शन रिएक्टेंस विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। पता है आपको एक्सी और ओमेगा के बीच में या एफ के बीच में ग्राफ पूछा है, अरे ओमेगा और एफ का ग्राफ सेम होगा ना, 2 पाई का ही तो अंतर होता है। देखो बोल रहा हूँ ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कभी गलती मत करना इनमें। अगला देखो ये डायरेक्ट, बच्चों अगला देखो, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ वी इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ कनेक्टेड इज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ करंट, याद है ना। तो क्या करोगे Q बाई सी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा वी नॉट इंटू सी साइन ओमेगा टी, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ओमेगा बाहर भी आएगा कॉस होगा, ओमेगा बाहर भी आएगा और अंदर भी होगा, और उसको जानबूझ के क्या लिख देना साइन, कल जो कराया था पूरा डेरिवेशन, कैपेसिटर वाला डेरिवेशन। और करंट फ्लोइंग इन इट हो गया। प्लॉट द ग्राफ, बच्चों ग्राफ प्लॉट करना है v वर्सेस ओमेगा टी, और कर लोगे कि नहीं कर लोगे i वर्सेस ओमेगा टी, v वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ, अरे हर कैपेसिटी हर जगह ग्राफ बनवाया है। देखो ये v वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ है, और अभी i वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ कैपेसिटर में ये रहा, दोनों प्लॉट करवाया मैंने, प्लॉट हर जगह प्लॉट करवाया। देखो v वर्सेस ओमेगा टी और i वर्सेस ओमेगा टी, तो इसमें डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट जो आपको कराया वही है। So that the current leads the voltage in phase by pi by 2 in an AC containing, तो बता देना फेज तो आ ही जाएगा उससे सॉल्व करके, फेज निकालोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस क्या आएगा पाई बाई 2, अरे कॉस ओमेगा टी आएगा बाद में उसको लिख देना कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, हेंस फेज इज अहेड बाई पाई बाई 2। समझ में आ रहा, मत देखो पीछे। अरे बच्चों बताओ डन करूं क्या मैटर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अरे डेरिवेशन करना तो उसके बाद, ये देखो ये ग्राफ है बच्चों, करो इसको जरा, किसका ग्राफ है तुम्हें पता ही है, किसका ग्राफ होगा ये, तो ये कौन सा सर्किट होगा, कौन होगा ये एलिमेंट, कौन सा होगा। अरे रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है, अरे ग्राफ के नेचर को देख के पहचानो भाई, कैपेसिटिव होगा ना। अरे कैपेसिटिव में ऐसे जाता है ना, इंडक्टिव में तो सीधा जाता है ऊपर। तो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, निकाल सकते हो बच्चों। अरे कैसे निकाल सकते हो, एक्सी की वैल्यू 6 ओम है, कितने पे 100 पे,
तो जब फ्रीक्वेंसी 100 है तो एक्सी कितना है 6, तो एक्सी इक्वल टू 6 है, एक्स इक्वल टू 6 ओम है। कब? जब एफ की वैल्यू कितनी है 100। तो बच्चों एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 पाई एफ। तो 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई 200 पाई इंटू सी। तो सी की वैल्यू निकाल लेना 1 अपॉन 1200 पाई। यूनिट क्या लिखना फराड। कैपेसिटेंस है ना ओम। अच्छा अच्छा बेटा वाट लगा दोगे तुम लोग। बेटा ओम नहीं, कैपेसिटेंस का यूनिट तो फराड होता है ना, इंडक्टर का हेनरी होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ओम होता है। गलती मत कर देना, मतलब लपेट देना उसी चक्कर में। अब अगला करो। अब बताओ ये कितना बेकार क्वेश्चन है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बता दो बस मेरे को। ग्राफ पूछा है कि बना दिया? अच्छा बता दिया क्या? अरे वाह रे वाह, लास्ट वाला बताया तुम डायरेक्ट ना, बीच वाला छोड़ दिया। लेकिन लास्ट वाला वो सही बोला है कि इंडक्टर का बोला तो सीधा बना देना स्ट्रेट लाइन। लास्ट वाले ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा ना बच्चों। बीच वाला करो। बीच वाले में क्या करना है, सेम रिएक्टेंस है जैसा कि 100 हर्ट्ज पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस है। तो 100 हर्ट्ज पे कैपेसिटर कितना था 6। तो इसका बोला कि एक इंडक्टर है जिसका 100 फ्रीक्वेंसी पे 6 रिएक्टेंस है। तो अब की बार क्या कर देना एक्सएल इक्वल टू 6 और फ्रीक्वेंसी कितना है आपकी बार 100 ले लेना। तो बच्चों आप समझदार हो, एल निकालना है ना, क्या बोला है एल निकालो। तो अब क्या करोगे 6 इज इक्वल्स टू 2 पाई यानी 200 पाई इंटू एल। एल बराबर कितना हो जाएगा 6 अपॉन 200 पाई। ये मक्खन मक्खन क्वेश्चन है सब, नहीं मुश्किल है। एसी एसी तो मेरे मतलब सच बता रहा हूँ बहुत आसान लगता है मेरे को, बहुत स्कोरिंग भी लगता है। कितनी देखो आसान आसान चीजें पूछता है। बस एक दो बार इसको समझ लो बस कि क्या है, क्या कह रहा है, पहचानो बात को, उसको समझो। अब ये देखो डायरेक्ट ग्राफ सार्थक बता दे सीधा खींच देंगे। अब ग्राफ में तो गलती नहीं ही करेगा सब, किस्मत सही रहा तो एक आध ग्राफ आ ही जाएगा, एसी का निपटा ही देगा सब। 3 का ग्राफ, एक्सी का ग्राफ, एक्सएल का ग्राफ और जेड का ग्राफ। जेड का ग्राफ पता है ना यू, ऐसे करके। एक्सएल का ग्राफ सीधा और एक्सी का ग्राफ ऐसे। बस करंट आए तो यू को उल्टा कर देना, करंट और ओमेगा टी का है तो यू को उल्टा कर देना। चलो एक फटाफट फटाफट बता दो मेरे को, ये सब फालतू टाइम पास क्वेश्चन ये सब बिना मतलब का है। अरे बिना मतलब का टाइम पास क्वेश्चन। एक कार्तिक बताना कौन सा क्या है ये क्वेश्चन नंबर 9, बताना कौन सा डिवाइस है। पहला पार्ट तुम्ही से आंसर चाहिए मेरे को, तुमसे और सार्थक से। पहले पार्ट का आंसर तुम लोगों से चाहिए मेरे को। वेरी गुड, सही है, सही है। प्लस पाई बाई 2 आ रहा है ना बेटा, तो कौन सा होगा कैपेसिटर होगा। अरे कैपेसिटर में प्लस पाई बाई 2 आता है, इंडक्टर में माइनस आता है। और फेज अगर प्लस का है तो आरसी होगा, अगर प्लस में कुछ और है माइनस होगा। तो पहला हो गया ना। और एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्टेंस बताओ कार्तिक, एक्सी इज इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन ओमेगा। अरे कार्तिक ये देख, देख कर लोगे ना इसको तुम लोग। अरे सेम ग्राफ एक साइकिल में बताना है ना, लो एक साइकिल में बता दिया। अरे सार्थक, सार्थक सी वाला, सी वाला। एक्स क्या डिवाइस कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस बताना है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। बस कोई मजाक है। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बच्चों, फेजर डायग्राम बताया था ना, ओमेगा टी इधर है, ई नॉट इधर आएगा, आई नॉट किधर आएगा ऊपर, मुस्कुराइए। बताया था ना ये, खत्म हो गया।
देखो कितना कितना तुम लोग किस्मत से 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाना, मजा ही आ जाएगा। तो ग्राफ देखो, ये भी ग्राफ तुम्हें आता है, ये भी ग्राफ तुम्हें आता है, और डिवाइस तो आइडेंटिफाई कर ही लोगे। माइनस में तो इंडक्टर देख रहे हो, अरे कुछ नहीं ऐसी बिना मतलब का होता है। नहीं छोड़ो मत। ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, कॉमन सेंस लगेगा इसके अंदर भाई, कॉमन सेंस। पढ़ लो। ये बताओ तो मैं जानू, ये भी आसान ही है, कठिन नहीं है। मेरे को नहीं पता। देखो भाई एक बात याद रखना, पावर का फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है, उसमें 2 ओमेगा टी आता था कि नहीं पावर में। तो पावर जैसे 0 से 2 पाई में एक साइन बनता है ना, तो पावर का 2 साइन बन जाता है। तो इसमें जो 2 साइन बन रहा होगा 0 से पाई में या 0 से 2 पाई में, वो पावर होगा। अरे 0 से 2 पाई, अरे इतना पहचानते हो नहीं तुम लोग? 0 से 2 पाई में एक साइन बनता है ना। अरे 0 से लेके पाई, ये क्या होता है? 0 होता है, पाई होता है, और ये क्या होता है? 2 पाई। तो अभी जब पावर निकाले थे तो उसमें 2 ओमेगा टी आ रहा था ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी डबल हो गया था। तो डबल हो गया था तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, एक साइन इसी में खत्म हो जाएगा और एक साइन इसमें खत्म होगा। पावर मतलब पावर में पास पास हो जाती है फ्रीक्वेंसी। इसमें तुम पहचान लो पहले कि पावर कौन होगा। ए वाला पावर होगा। देखो 0 से 2 पाई के बीच में 2 साइन वेव खत्म हो जा रही है ना, तो वो पावर होगा। और वोल्टेज तुम्हें कभी भूलता नहीं है, वोल्टेज कौन सी होगी? अरे वोल्टेज हर जगह तो एक ही होता है। वोल्टेज कौन सा होगा? बी। वोल्टेज कौन होगा? बी। देखो पावर पहचान लोगे सब मैटर सॉल्व हो जाएगा। पावर पहचान लिए ना, याद रखना पावर पास पास हो जाता है, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में 2 बार आ जाता है। तो वोल्टेज कौन सा हो जाएगा? बी। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा? करंट। अब आई अगर ऐसा बन रहा है तो क्या होगा? आई ऊपर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा? कैपेसिटर। आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स कैपेसिटर। एक चीज बस हटाना था, पावर। पावर के लिए हिंट है, मतलब देखो दोबारा अच्छा क्वेश्चन है इसका। पावर में याद रखना 2 ओमेगा टी आता है तो 0 से 2 पाई में 2 साइन आ जाएगा। तो 2 साइन देखो इसमें, एक 0 से पाई के बीच में एक साइन आया और फिर पाई से 2 पाई के बीच में एक साइन आया, तो पावर है वो। जिसमें पावर में 2 ओमेगा टी आता है तो पावर का जो साइन होता है ना वो चिपक जाता है। मतलब वोल्टेज तुम्हें पता ही है, हर जगह वोल्टेज का वही बनेगा, साइन वाला। तो ये जो बी वाला हो गया वो क्या हो गया? साइन वाला। अब जो बच गया वो क्या होगा? करंट होगा। अब करंट होगा तो हमने देखा करंट ऊपर से शुरू हो रहा है, ऊपर से कैपेसिटर में शुरू होता है, नीचे से इंडक्टर में शुरू होता है। पहचान लिया डिवाइस को, पहचान लिया डिवाइस एक्स क्या है? कैपेसिटर। ए क्या है बता दोगे ना? पावर है। बी क्या है? वोल्टेज है। सी क्या है? करंट है। बस। हाँ, हाउ डज द इम्पिडेंस वेरी विद फ्रीक्वेंसी? सार्थक सही बोल रहा है वो? नहीं नहीं, इम्पिडेंस बोल रहा है ना, कैपेसिटर बोल रहा है, सही बोल रहा है। मेरे को पहले लगा सही है, गुड, वेरी गुड। मार खाने से बच गया बेटा। एक बार बता, प्योर सी सर्किट है कि नहीं है? प्योर सी सर्किट का ग्राफ है ना ये। तो बेटा एक ही डिवाइस है ना, ए डिवाइस एक्स, ए डिवाइस एक्स। तो डिवाइस तो एक ही है ना, एक डिवाइस है तो क्या होगा? कैपेसिटर। तो पता चल गया। अगर कैपेसिटर है तो उसका इंपिडेंस क्या होगा? एक्सी। अरे इंपिडेंस बोले तो एक रिएक्टेंस भी इंपिडेंस ही होता है। दोनों रिएक्टेंस को भी क्या कह सकते हैं हम लोग? इंपिडेंस। वेरी गुड सार्थक। तो ग्राफ कैसा होगा बना के दिखा दो। कर लोगे ना वही कैपेसिटर वाला डेरिवेशन बच्चों, ठीक है ना? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई, ये तुम लोग याद रखना, मतलब वो कैसे आता है। बोलो बताओ, डन करूं मैटर? अगला देखो। अब एसी वोल्टेज इन एलसीआर सर्किट, ये अच्छा है, 2023 में आया पहला क्वेश्चन, ये मस्त है। पहला क्वेश्चन,
अच्छा ये अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया बच्चों, निपटाओ। पहला वाला बताओ सही है कि नहीं है? पहला वाला सही है कि नहीं? बोला बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज, इंपिडेंस ऑफ द सर्किट फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। पहले घटती है फिर बढ़ती है। क्या बात करो, सही है एकदम। बेटा यू बनता है ना, तो जब ओमेगा आगे बढ़ेगा तो यू पहले नीचे आता है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी जीरो, फिर आगे बढ़ने पे ऊपर चला जाता है। बेटा देखो इम्पिडेंस, अरे इम्पिडेंस वाला ग्राफ यार देखो ना, जेड और ओमेगा वाला। ओमेगा पहले बढ़ेगा तो पहले ओमेगा बहुत ज्यादा रहता है, ओमेगा फिर जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वो नीचे आता है, नीचे आके मिनिमम होता है, मिनिमम के बाद ओमेगा बढ़ने लगता है। तो बताओ इधर प्रभाव किसका रहता है, किसके वजह से ऊपर होता है? इधर प्रभाव किसका रहता है, एक्सी की वजह से ऊपर होता है। और इधर प्रभाव किसके वजह से ज्यादा होता है, एक्सेल की वजह से ऊपर रहता है, क्योंकि इधर एक्सेल इंफिनिटी होता है और उधर एक्सी इंफिनिटी, और बीच में दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। अरे बात समझ रहे हो ना, इधर रेजोनेंस के पहले कौन बड़ा होता है, एक्सी, और रेजोनेंस के बाद कौन बड़ा होता है, एक्सेल। अच्छा तो मटर सॉल्व, तो पहला ही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लिया जाए। नहीं है तो इनकरेक्ट पूछा था ना, पहला ही करेक्ट है, आगे नहीं पढ़ेंगे, छोड़, टाइम क्या वेस्ट करें, छोड़ो हटाओ। 12 क्वेश्चन नंबर 2012 में, चलो इसको कर लो, इसमें मजा आ जाएगा 23 में। अरे ये तुम लोग करके खुद बताओ, मैं नहीं बता रहा। अरे डिवाइड मारना है बस भाई, डिवाइड मारना है, डिवाइड मारना है बस, तुम लोग देख लो अपना अपना, मैं नहीं बता रहा। ए डिवाइड मारो, एक्सएल अपॉन एक्सी, ओमेगा स्क्वायर एल सी ए होगा। समझ रहे हो ना कार्तिक, डिवाइड ही तो मानना था। अभी वाला क्वेश्चन सार्थक बताओ, अभी बताया तो मैंने, पाई बाई टू हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है ये बताना है, कौन सा नहीं हो सकता है। थर्टीन थर्टीन 13 करना है। सी नहीं हो सकता है बच्चों, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि फाइव की वैल्यू पाई बाई टू होना चाहिए ना, तो फाइव पाई बाई टू कब हो सकता है, जब टेन पाई बाई टू क्या होगा, इन्फिनिटी। अरे टेन पाई बाई टू का फॉर्मूला लगाओ, इन्फिनिटी होगा ना, इन्फिनिटी कब होगा, जब आर क्या हो, जीरो, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर होता है, तो जिसमें आर आ गया उसमें पाई बाई टू नहीं हो सकता, इसी को तो वॉटलेस करंट में भी बताया था, कि जिसमें आर आ गया उसमें पाई बाई टू नहीं आएगा, तो ये सी वाला इसका ऑप्शन होगा। बिना मतलब का बात है, बता दो फटाफट आंसर। अगला बता दो 15। यहाँ ये वही वाला है जो मैं बोला था, अरे वो जो एक क्वेश्चन बताया था, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी आर का होल स्क्वायर। अरे वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी आर का वी एल का होल, सब दे रखा है, निपटा दो। फॉर्मूला यूज लिख दे रहा हूं बस, सबको करने दो। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ई नॉट इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। अरे ई नॉट स्क्वायर होता है ना, वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। करो कार्तिक, करो, ठीक है।
अरे 20 का स्क्वायर देख लो, वी आर 20 है, प्लस 30 माइनस 15 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 400 प्लस 225, 25 का स्क्वायर कितना था 225, अंडर रूट 625, अंडर रूट 625। बेटा समझ रहे हो ना, डायरेक्ट निपटाना है इसको। बता दो यार फटाफट, ये वाला लास्ट वाला बता दो, अभी बताया था, बता दो कार्तिक, ये 16 नंबर अभी बताया था। अभी बताया था ये, अरे इंपीडेंस पहले डिक्रीज करके इंक्रीज करता था ना, किसमें, एलसीआर में। तो अगर इंपीडेंस का उल्टा कौन होता है, करंट, तो करंट पहले इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करेगा। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि इंक्रीज करके क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो कौन सा सर्किट होगा, एलसीआर होगा। मुस्कुराइए बस, कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट करो, कुछ नहीं है इसी में, बिना मतलब का बवाल है सब। देखो 15 17 नंबर खत्म करो बस, वैल्यू फटाफट देख लो, कैलकुलेट नहीं करेंगे टाइम वेस्ट होगा, फटाफट देख लो, देख लो क्या क्या दिया है। आर दे रखा है, एल दे रखा है, क्या निकालना है, एंड एक कैपेसिटर और कैपेसिटेंस सी, सी नहीं दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है ओमेगा, निकल जाएगा, तीनों कनेक्ट कर दिया। इफ द सो आओ देखो यार, इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन, तो समझ रहे हो ना कुछ बात यहां पे है, सेम फेज, रेजोनेंस, तो क्या होगा, रेजोनेंस, फिर क्या होगा, रेजोनेंस। अरे समझ लो, पढ़ लो क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, अब रुक जाओ। अरे उससे एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा कि नहीं, एक्सएल की वैल्यू निकल जाएगी, ओमेगा निकला पड़ा है, एल दिया पड़ा है, और हमें सी निकालना है ना, तो एक्सएल निकल जाएगा, और एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, तो सी निकल जाएगा। हेनरी, मिली हेनरी में। अरे सुनो, इस क्वेश्चन को मैं करके बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, मैं करके बता रहा हूं बच्चों। देखो पहले तो ये आरएलसी सर्किट है कि नहीं, और उसमें बच्चों बोल रहा है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, मतलब रेजोनेंस वाला कंडीशन है, तो रेजोनेंस वाला कंडीशन है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सएल। तो देखो बच्चों तुमसे सी पूछा, ऐसा है, सी बताओ, और तुम्हें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एक्सी, एक्सी इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1/ओमेगा सी इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो देखो तुम्हें ओमेगा पता है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, उल्टा कर दो, ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा एल, तो सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर एल। ओमेगा की वैल्यू गिवन है ना तुम्हें, 100 पाई, 100 पाई बच्चों, 50 हर्ट्ज है, तो ओमेगा कितना होगा, 100 पाई, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं नहीं देख लो ध्यान से, 1000 आएगा ना, हाँ। तो 1 अपॉन का स्क्वायर इंटू पाई का स्क्वायर इंटू एल का वैल्यू कितना है, 80 मिली हेनरी, 10⁻³ अरे मिली को हेनरी में करोगे ना, अब जो है बच्चों कैपेसिटेंस है, कैलकुलेट कर लो। तो पहले पावर निपटा दो, 1 अपॉन ये 10⁻⁴ हो जाएगा, इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 80 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 10, पाई स्क्वायर भी लगभग 10 के इक्वल होता है, पाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 10 के, ये बात नहीं पता है तो याद रखो, तो कितना जाएगा 10⁵ माइनस 10⁻³ 10⁻², तो 1/10⁻² इंटू 80, 1/8000 आएगा, 1/8000। अब इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा तुम्हें, अरे भैया वो माइक्रो में सॉल्व तो करो, ऐसे हार मान जाते हो तुम लोग,
1/8 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? तो 1/8 की वैल्यू निकालो, तो 8 से 1 को डिवाइड कर दो, तो कितनी बार जाएगा? 0 लगा लो डेसिमल, तो यहाँ कितना आएगा? 10, तो 0.1 गया। 8 आएगा, फिर 2 बचेगा, कितनी बार जाएगा? कितना? 20 आएगा तो 2 बार जाएगा, 8 दूना के 16, फिर 127। माइक्रोफराड कैसे आएगा? अरे 0.127 आ गया ना, 0.127 या 5 आया मान लो हमारा, इंटू इंटू 10⁻³ हुआ कि नहीं? तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 125 इंटू 10⁻⁶। आंसर है। घबरा क्यों जाते हो? आंसर तो आएगा ही, जाएगा कहा? धैर्य रखो बस। तुम यहीं पे आंसर खोजने लगोगे तो कहां से मिलेगा? 1/8,000 निकाल के आंसर खोजोगे तो कहां से मिलेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, धैर्य रख के सॉल्व करो। आगे बढ़े, थको मत, जागते रहो, जागते रहो बच्चों, जागते रहो। घबराते क्यों? यही समय है। अरे समझ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अरे बच्चों, यहाँ इन फेज बोल दिया था तो x इक्वल टू एक्सएल कर दिया था, यहाँ r का कोई काम ही नहीं था, यहाँ r का कोई काम ही नहीं था। चलो बच्चों 18 नंबर, बस देख लो हो पाएगा तुमसे कि नहीं हो पाएगा, बस ये देख लो। क्या यार, क्या क्वेश्चन देते हैं, बेकार क्वेश्चन, नहीं करने का मन है। देखो आर दे रखा है, सी दे रखा है, ओमेगा दे रखा है। अरे 50 हर्ट्ज तो ओमेगा दे रखा है ना। ये क्या दे रखा है? ई आर एम एस ई नॉट की ई 200 क्या है? ई आर एम एस, गलती मत करना। ये 200 क्या दे रखा है? ई आर एम एस। और यहाँ वैल्यू भी किसकी दे रखी है? ई आर एम एस की। तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तुम जेड निकाल लेना। अरे जेड निकाल लोगे कि नहीं? जेड का फॉर्मूला कितना होगा यहाँ पे? आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। अरे एक्सेल तो है ही नहीं, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो बेटा आई आर एम एस कितना होगा? आई आर एम एस होगा ई आर एम एस बाई जेड। तो बच्चों ई आर एम एस 200 दे रखा है, जेड जो आएगा डिवाइड मार देना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? थर्ड अंपायर ब्रेक, 2 मिनट दे दो, चलो रुया, बस देख लेता हूं। अरे क्या घबरा, तो नहीं कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन है। अरे सेम सेम होगा बहुत सारा, नहीं कराएंगे, ठीक है? जो बच जाएगा करा देंगे। एसी के कितने क्वेश्चन आते हैं ना तुम, वैसे एसी पूरा हो गया लेकिन कुछ क्वेश्चन करा के तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूँ बस। अरे जो कॉमन होगा नहीं करवाऊंगा कैलकुलेट, बस शुरू शुरू में बता रहा हूँ कौन सा, बाद में सेम होगा नहीं कराऊंगा। 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट नहीं 5 मिनट ले लो, चलो राज 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है?